नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लीडरशिप अनफिल्टर्ड विथ रंजीत तिवारी में। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे बिजनेस लीडर हैं जिनका दुनिया में बड़े सम्मानपूर्वक नाम लिया जाता है। उनका नाम है श्री हरिवंश चतुर्वेदी सर। सर ने अपनी कैरियर की शुरुआत आगरा के एक छोटे से, जो कि उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की। बाद में चलकर 99 में बिमटेक यानी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, जो उन्होंने 1999 में ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर। उसके बाद 2024 तक वहाँ रहे। आज के डेट में सर ILM के DG हैं, डायरेक्टर जनरल यहाँ पर सर अभी ज्वाइन किया हुआ है यहाँ पर। सर ने लगभग 5 दशक से ज़्यादा बिजनेस एजुकेशन के फील्ड में दिया है और सर के द्वारा बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन इस फील्ड में किए गए। उन्होंने एक नई नीति जो है वो बिजनेस एजुकेशन को दिखाया। सर के लीडरशिप में लीडरशिप हो गया, एथिकल वैल्यू हो गया, और जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस क्षेत्र में सर ने बढ़ चढ़कर बहुत सारे काम किए और इन्होंने हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स को मोटिवेट किया, जो कि उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। तो मेरा मन में ये हमेशा से रहा है कि मैं एक अच्छे लीडर्स को, अलग अलग प्लेटफॉर्म के जितने भी लीडर्स हैं, उन सब लोगों को आपके साथ मिलवाऊं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर हरिवंश चतुर्वेदी सर। तो चलिए हम लोग आपको सर से मिलवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते। सर, जब मैं आपका एजुकेशन का फील्ड देखता हूँ, जो आपने पूरा बिजनेस एजुकेशन में दिया है, लगभग 5 दशक होने वाले हैं इसमें। इन 5 दशक में आपने बहुत सारे काम किए हैं इस फील्ड में। तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो जो आज के लीडर हैं उनके सोच में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है सर? 50 साल में तो दुनिया बहुत बदल गई और भारत भी बदल गया, उच्च शिक्षा भी बदली है। 5 दशक पहले शिक्षा ज़्यादातर सरकारी नियंत्रण में थी और गवर्नमेंट के द्वारा संचालित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में लोग पढ़ते थे। प्राइवेट सेक्टर की प्रेजेंस बहुत कम थी। लेकिन पिछले 30 सालों में जो बड़े परिवर्तन हुए, भारत सरकार की नीतियां बदली, प्राइवेट सेक्टर को यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करने के लिए अनुमति दी गई और इन 3 दशकों में उच्च शिक्षा में और स्कूली शिक्षा में प्राइवेट सेक्टर का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ और आज ये कहा जाता है कि 80% से अधिक युवा उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं जिन्हें हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज कहते हैं। तो सिर्फ 20% सरकारी विश्वविद्यालयों का एनरोलमेंट है, ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर का है और ये संख्या बढ़ती जा रही है। सर, अभी जो आज के लीडर है और पहले के जो लीडर थे, उनके अगर आप पीछे मुड़कर जब देखते हैं तो क्या उनके सोच में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है? पहले जो लीडर्स थे वो 2 तरह के लीडर्स मैंने देखे यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में। उस ज़माने में तो जो सारा होराइजन था वो सरकारी यूनिवर्सिटी और सरकारी तंत्र का था। तो जो लोग शिक्षा में अपनी चॉइस से आए, खुद जिन्होंने शिक्षक बनना चुना अपना प्रोफेशन, और जो प्रिंसिपल बने और जो पीपल सेंट्रिक थे, वो बहुत कामयाब थे। उन्होंने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन किए, अपने कॉलेजेस को उन्होंने काफ़ी आगे बढ़ाया। मैं यहाँ उदाहरण दूंगा कि आगरा के राजा बलवंत सिंह कॉलेज में मैं जहाँ पढ़ाता था 20 साल तक, वहाँ डॉक्टर रोशन सिंह और डॉक्टर HK सिंह जैसे यशस्वी प्रधानाचार्य हुए, प्रिंसिपल हुए और उनके कार्यकाल में उस संस्था की बहुत तरक्की हुई। और आज हम जो देखते हैं कि आज प्राइवेट सेक्टर्स में जहाँ जो ओनर्स हैं, अगर उनकी नीतियाँ प्रोग्रेसिव हैं, वो भी लीडर हैं, जो उनके पास ओनरशिप का अधिकार है। लेकिन जो प्रोफेशनल लीडर है, वो कोई प्रिंसिपल, कोई वाइस चांसलर, कोई डीन है, उसको जब तक ऑटोनॉमी नहीं मिलती है, वो अपनी एकेडमिक लीडरशिप को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाता है और उस संस्था का एकेडमिक जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती। इसलिए आज के दौर में मैं देखता हूँ, ऐसे बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जहाँ ओनर्स ने वाइस चांसलर को पूरी फ्रीडम दी, या बी स्कूल में या इंजीनियरिंग कॉलेज में
जहाँ पूरी फ्रीडम दी गई, उन संस्थाओं का ग्रोथ बहुत क्वालिटेटिव ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुआ, और जहाँ पर सिर्फ नाम के लिए वाइस चांसलर और प्रिंसिपल रखे गए, वो संस्थाएं बहुत आगे नहीं जा पाई। और अब जो एक युग शुरू हुआ है जिसमें स्ट्रक्चरल ग्रोथ तो सभी कर रहे हैं, लेकिन जो ग्रोथ असली ग्रोथ है वो है ग्रोथ ऑफ ह्यूमन कैपिटल। जो लोग उस पर ध्यान दे रहे हैं वो उनके लिए अगले 5 साल में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विस्तार की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने देखा कि जिन AICTE में जब मैं काम था 1995 से 1999 तक, तो जो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज चला रहे थे 1995 के आसपास, आज उनकी 5-5 यूनिवर्सिटियां बन चुकी, और वो देश नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना ब्रांड स्टेब्लिश कर चुके। तो लीडरशिप का ये नया मॉडल है जिसमें कि प्रोफेशनल्स को हम फ्रीडम ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, और प्रोफेशनल्स का भी कमिटमेंट अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के लिए होता है, और वो सिर्फ नौकरी के लिए नहीं आते हैं, वो एक कमिटमेंट के साथ, एक लीडरशिप के कमिटमेंट के साथ आते हैं। तो पहले बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी लीडर्स के लिए, एकेडमिक लीडर्स के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में रूल्स बाउंड होते थे वो लोग, उनको नियमानुसार काम करना होता था, उनके पास में वित्तीय रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में वो सिर्फ टीचर्स को मोटिवेट करके ही अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज को आगे ले जाते थे। सर, जैसा कि आपने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है, तो जो आज की संस्थाएं हैं वो कैसे तालमेल बैठाकर चले ताकि संस्था जो है काफ़ी सुचारू रूप से चलती रहे? आपका सवाल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो विश्वविद्यालय या कॉलेज हैं उनको उनके स्टेक होल्डर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। सबसे बड़ा स्टेक होल्डर तो वो लोग हैं जो प्रमोटर्स हैं। उसके बाद एक बड़ा स्टेक होल्डर विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं। विद्यार्थियों के साथ पेरेंट्स भी बड़ा स्टेक होल्डर हैं। मीडिया एक बड़ा स्टेक होल्डर है। सोसाइटी एक बड़ा स्टेक होल्डर है, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर है रेगुलेटर, जैसे कि AICTE, UGC, नेशनल मेडिकल कमीशन इत्यादि इत्यादि। तो ये इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ तालमेल बैठाना जरूरी होता है। आप सिर्फ गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी के साथ कंप्लायंस करके ये नहीं कह सकते हमारा काम खत्म हुआ। आपको टीचर्स को भी एक सम्मानजनक स्थिति देनी होती है, आपको उन्हें मोटिवेट करना होता है, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम देना होता है, आपको विद्यार्थियों को रेजिडेंशियल कैंपसेज में रहने और खाने पीने की, पढ़ाई लिखने पढ़ने की सुविधाएं अच्छी देनी होती हैं। आपको रेगुलेटर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करना होता है। आपको सामाजिक असमानताओं में कैसे गरीब लोगों, बच्चों को पढ़ाई के अवसर मिलें इसका ध्यान रखना होता है, स्कॉलरशिप देनी होती है। आपको मीडिया की बात सुननी होती है, और मीडिया की नेगेटिव रिपोर्टिंग को भी फेस करना होता है, और पॉजिटिव रिपोर्टिंग के ऊपर ज़्यादा एरोगेंस नहीं डेवलप करना होता है। तो मीडिया के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, रेगुलेटर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप हो, टीचर्स, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ सबके साथ आपकी हेल्दी रिलेशनशिप हो। जिस जगह आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाया, जिन लोगों से ज़मीन ली, चारों तरफ जो लोग रहते हैं उनके साथ एक रिश्ता बनाना होता है। सामाजिक ज़रूरतों और सामाजिक समस्याओं पर ध्यान देना होता है, और उसके बाद ही हम ये कह सकते हैं कि आप सभी स्टेक होल्डर के साथ तालमेल बिठा पा रहे हैं। सर, आज जब सफलता को रैंकिंग और उसको प्लेसमेंट से मापा जाता है, तो आज के डेट में जो कॉलेजेस हैं उनकी जो इथिकल वैल्यू है उसको फिर से वापस कैसे लाया जा सकता है? देखिए, रैंकिंग 2016 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने लागू किया। रैंकिंग उससे पहले भी थी, लेकिन वो सब प्राइवेट थी, मीडिया रैंकिंग थी। उनमें मैनिपुलेशंस होते थे, उनमें कमियां होती थी, और वो बैलेंस नहीं थी और ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं होती थी। NIRF ने डेटा बेस्ड रैंकिंग दी और सब्जेक्टिविटी को कम किया,
ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ाया। प्रोफेशनल एजुकेशन में और टेक्निकल एजुकेशन में लोग बहुत कुछ प्लेसमेंट के ऊपर फोकस रखते हैं। लोग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं कि उनको बहुत मेहनत करनी है, मोटी फीस देनी है और फिर उन्हें अच्छा प्लेसमेंट लेना है। तो ये एक जनरल एक्सपेक्टेशन है विद्यार्थी वर्ग की, पेरेंट्स की, कि जो अच्छे विश्वविद्यालय और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एडमिशन लेना आसान नहीं है, उसकी फ़ीस कम नहीं है और वहाँ पर बहुत एफर्ट्स करने होते हैं पढ़ने के लिए। तो रैंकिंग और प्लेसमेंट दोनों इम्पोर्टेंट हैं। रैंकिंग एक जो एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले ऑप्शंस नहीं थे, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत लिमिटेड थे, आज ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तो पेरेंट्स ये जानना चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हमको कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। उनके पास में 2-3 तरीके हैं जानने के लिए कि सही जगह कौन सी है, सही यूनिवर्सिटी कॉलेज कौन सा है। एक है NIRF, वो रैंकिंग बताती है, करीब 13 रैंकिंग की लिस्ट हैं और जिसमें अभी सभी संस्थान तो पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन अब ये संख्या बढ़ती जा रही है। करीब 13-14 हज़ार कॉलेजेस ने जो अभी 2025 की NIRF है उसमें पार्टिसिपेट किया है और यूनिवर्सिटी तो ज़्यादातर पार्टिसिपेट करती हैं। तो NIRF की रैंकिंग में लेकिन एक जो गलत ट्रेंड दिखाई दिया है कि रिसर्च आउटपुट के नाम पर कुछ प्राइवेट और सरकारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में शिकायत है और ये डेटा ग्लोबल लेवल पे भी जारी किया है लोगों ने कि विश्व में 122 यूनिवर्सिटियों ने रिसर्च के डेटा को मैनिपुलेट किया है। उन्होंने जो रिसर्च पेपर्स लिस्टेड नहीं है उनके नाम पर भी अपने रैंकिंग में बेनिफिट लिया है। तो रिसर्च दिखाने के लिए जो ताबड़तोड़ कोशिशें हो रही हैं उसमें एथिकल चीज़ों को कुछ यूनिवर्सिटियां छोड़कर और इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे सिंडिकेट बने हुए हैं जो पैसा लेकर फेवर करते हैं। और तो एक ये बात NIRF को भी मालूम पड़ी और अभी नई गाइडलाइंस उन्होंने जारी की कि अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अपनाएगा तो उसको हम रैंकिंग को नीचे कर देंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये अनएथिकल आधार पर हम किसी प्रतियोगिता में आगे बढ़ना चाहें या कोई रैंकिंग लेना चाहें वो गलत है। उससे तात्कालिक फ़ायदा हो सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपकी प्रेस्टीज खतरे में पड़ सकती है। दूसरा प्लेसमेंट में भी जो अच्छी सैलरी पाते हैं और डिसेंट नौकरी मिलती है, कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी अगर पूरी ईमानदारी के साथ सफलता पाते हैं और सभी को एक डिसेंट सैलरी पर डिसेंट जॉब दिलवाते हैं तो क्रेडिटेबल है। लेकिन उसमें भी कुछ कॉलेजेस के बारे में शिकायत मिली, कुछ बड़ी IT कंपनियों ने कोई कंप्लेंट मिली कि उनके उच्च स्तरीय अधिकारी जो टैलेंट एक्विजिशन से जुड़े हुए थे दे वर गेटिंग फेवर्स और उस पर फिर उन्होंने बहुत सख्त कार्रवाई की और उन लोगों को उनके पदों से हटाया। तो ये नेक्सस, अगर करप्ट प्रैक्टिसेस किसी भी अच्छे काम के लिए अगर हम करप्ट प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं तो सारा पर्पस बेकार हो जाता है। तो एथिकल होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि अच्छी रैंकिंग पाना और अपने विद्यार्थियों को अच्छी सैलरी पर अच्छी कंपनियों में नौकरी दिलवाना। तो अगर आप, गांधी जी ने कहा ना, आपके साध्य भी अच्छे होने चाहिए और साधन भी अच्छे होने चाहिए। बोथ एंड्स एंड मीन्स शुड बी एथिकल। तो मैं इस बात को समझता हूँ कि करप्ट प्रैक्टिसेस से प्राप्त की हुई कोई भी ख्याति और प्रशंसा वो क्षणिक है, वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत नुकसान कर सकती है। सर, शिक्षा में लीडरशिप एक भावनात्मक यात्रा है। इसमें आपके हमेशा एक चैलेंजेस बना रहता है कि उम्मीदें होती हैं, लगातार फैसले भी लेने होते हैं। इन सब के बीच में आप इतने सालों तक अपना मानसिक और हेल्थ या मानसिक संतुलन आप ऐसे कैसे बनाए रखे अभी तक?
देखिए, इमोशनली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, और इमोशनली स्ट्रांग हमको अपने परिवार से ये ट्रेनिंग मिली कि आपको अ, अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है फिजिकली और इमोशनली। दूसरा, मुझे पढ़ने लिखने का शौक है, किताबें पढ़ना और बौद्धिक गतिविधियों में भाग लेना। विद्यार्थी जीवन से मैं उसमें भाग लेता रहा, और अब जीवन में कुछ आदर्श हमने बनाए, अपने कुछ एथिकल कोड बनाए कि हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। जिसमें एक बहुत बड़ा कोड था कि जीवन में सुखी जीवन बिताने के लिए संसाधनों की जरूरत है, परिवार को चलाने के लिए आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी, लेकिन अनएथिकल तरीके से हम कोई भी धन अर्जित नहीं करेंगे। धन के पीछे हम भागेंगे नहीं। हम अपने जीवन के फैसले ज़्यादातर किन्हीं सिद्धांतों के आधार पर लेंगे, और अनएथिकल प्रैक्टिसेस और डिसऑनेस्टी और सेल्फिशनेस, इन चीज़ों से दूर रहेंगे, सेल्फ पब्लिसिटी से दूर रहेंगे। ये सारी चीज़ें हमको अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने मित्रों से और कुछ महापुरुष जिनसे मेरा जीवन बहुत प्रभावित हुआ, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह जैसे नेताओं के जीवन से, जो कि दोनों अलग अलग विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़े थे। महान लेखकों की और महान नेताओं की जीवनियाँ पढ़कर मेरे ऊपर कुछ छाप पड़ी। अब उसमें ऐसे ऐसे नेताओं की और लेखकों की और विचारकों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन मुख्य रूप से मैं कह सकता हूँ कि जीवन पर महात्मा गांधी का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। लेकिन मैं अपने जीवन में सरदार भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के जीवन से भी प्रभावित हुआ। सरदार भगत सिंह तो एक व्यक्ति थे, लेकिन एक आंदोलन के प्रतीक थे। तो जो आंदोलन, युवाओं का क्रांतिकारी आंदोलन हमारे देश में था, और दो धाराएं थी। एक, गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्वक आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, और एक दूसरा था जो क्रांतिकारी लोग देश के कोने कोने में अंग्रेज़ों के साथ शक्ति का प्रयोग करके भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो दोनों के उद्देश्य एक थे, उनका एंड, उनके साधन पवित्र थे, और उनके इरादे नेक थे। इसलिए हमने देखा कि लोगों ने अपने जीवन का बलिदान किया। गांधी जी ने भी अपना, उनको जीवन, उन्होंने पहले से आभास हो गया था, वो कहते थे मैं 120 साल जीना चाहता हूँ, लेकिन जब देश में कत्लेआम हुआ आज़ादी के से पहले और आज़ादी के बाद के 1-2 वर्षों में, तो उन्होंने कहा मैं मरना चाहता हूँ, मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है। और उसके कुछ ही दिनों बाद ही उनका मर्डर हो गया, देहांत नहीं, मर्डर हो गया उनका। तो मैंने ये सीखा कि आप पैसे के पीछे भागते हैं तो फिर आप में इंसानी मूल्यों को बनाए रखने की ताकत भी खत्म हो जाती है। तो आप ऐसा ही देखेंगे, किसी भी रिश्ते में आप देखेंगे कि मुझे क्या मिल रहा है। तो मैंने ऐसे रिश्ते नहीं बनाए, और मैंने रिश्ते कॉमन लाइकिंग, वैल्यूज़ के आधार पर बनाए, जो मानवीय मूल्यों के पर चलने वाले लोग थे। ऐसे ही लोग मेरे मित्र बने, और परिवार में भी उन मूल्यों की हमने स्थापना की। और जब हमको लीडरशिप पोजीशन मिली, तो वहाँ भी हमने ये कहा कि विद्यार्थियों में, टीचर्स में बेसिक चीज़ें पर कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। आप करप्ट प्रैक्टिसेस को नहीं अपना सकते हैं। आप लोगों को, विद्यार्थियों का भावनात्मक या आर्थिक शोषण नहीं कर सकते हैं। आप इंटेलेक्चुअल प्रोफेशन में अनएथिकल मीन्स नहीं अपना सकते हैं। आप दूसरे के किसी रिसर्च के काम को अपना काम नहीं बता सकते। तो इस तरह की बहुत सारी बातें थी। उसको जहाँ जहाँ मैंने काम किया, वहाँ AICT में, तो उस ज़माने में करप्शन, कुछ लोग लिप्त थे, लेकिन हम उन लोगों से दूर रहे और जल्दी ही AICT से बाहर निकलने की कोशिश करते रहे, क्योंकि करप्शन को हम नहीं रोक सकते थे। हम हाई पोजीशन में नहीं थे, मिडिल लेवल पे थे। तो उसके बाद फिर बिरला इंस्टीट्यूट में 25 साल जब काम करने का मौका मिला, तो हमने कोशिश ये की कि हर इंसान को सम्मान मिले, जो भी लोग काम करते हैं संस्था में।
विद्यार्थियों के हितों, शिक्षकों के हितों का ध्यान रखा जाए, प्रमोटर्स की आकांक्षाओं का पालन किया जाए, समाज सेवा के लिए विद्यार्थियों और युवाओं को प्रेरित किया जाए, सीएसआर पर ध्यान दिया जाए और रेगुलेटर की जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनका कंप्लायंस भी होना चाहिए। तो ये सब करने से इमोशनल बल मिला के कोई भी हमें कुछ नहीं कर सकता। अगर हम सही रास्ते पे चल रहे हैं तो हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने धमकियां भी दी, लोग जो है थ्रेट करते थे और कभी कभी डर भी लगता था, लेकिन हमने मान लिया कि कोई क्या कर लेगा। हमने तो कुछ गड़बड़ किया नहीं, हमने कोई करप्शन किया नहीं, तो कोई आदमी कितनी धमकी दे ले, सरकारी हो प्राइवेट हो कोई भी हो, और मौत तो एक दिन आनी है। तो ये भी सिद्धांत लेकर चले कि आपका जन्म और मृत्यु निश्चित है, जो पैदा हुआ वो जाएगा भी। इसलिए कोई आपको अगर धमकी दे रहा है तो क्या कर लेगा? धमकी जान तो एक बार जाएगी, ले लेंगे भाई तो क्या कर लेगा, चली जाएगी। अच्छा सर, मैं अब आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा जो रैपिड फायर मोड में होंगे, छोटे छोटे से। उसमें आपके अनुभव में एक शिक्षक को लीडर क्या बनाता शिक्षक है? लीडर तभी बनेगा जबकि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करना जानता हो, मोटिवेट करना जानता हो, जो पूरे इकोसिस्टम को समझ सके और इकोसिस्टम के हिसाब से अपने संस्थान को आगे ले जा सकने की योग्यताएं उसमें हों, तो शिक्षक लीडर बन सकता है। हम भी शिक्षक से लीडर बनने का रूपांतरण जो हुआ वो इसी वजह से हुआ कि हमने कम्युनिकेशन पर, वैल्यूज़ पर और मोटिवेशन पर बहुत ध्यान दिया, रिलेशनशिप पर ध्यान दिया। तो लोग ऐसे व्यक्ति को ही लीडर मानते हैं जो दूसरों को लीड कर सके। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि हर टीचर को एक तो अपनी स्किल्स को अपडेट करना पड़ेगा। एक अच्छा टीचर बने बिना आप लीडर, प्रिंसिपल, डायरेक्टर, वीसी सफल नहीं हो सकते। अच्छे टीचर को अच्छा विद्वान और अच्छा टीचर होना ज़रूरी है। अपनी नॉलेज को लगातार अपडेट करना ज़रूरी है। उसको कानून कायदों की जानकारी होनी चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस मालूम होनी चाहिए। उसको ताकत और शक्ति होनी चाहिए कि वो किसी भी तरह के गलत प्रवृत्तियों को अपने संस्थान में होने से प्रिएम्प्ट करे और रोक सके। तो वही आदमी एक अच्छा लीडर बन सकता है। सर, अगर आपको शिक्षक लीडर्स, 3 शिक्षक लीडर्स को अगर आपको अपने डिनर पर बुलाने का मौका मिले तो आप किसको बुलाएंगे? भले वो दुनिया में हैं या नहीं हैं, और उनको क्यों बुलाएंगे आप? तो इतिहास के पन्नों से अगर मैं ढूंढूं तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन, और तीसरा व्यक्ति का नाम मैं ले सकता हूं जिन्होंने वनस्थली विश्वविद्यालय की स्थापना की, डॉक्टर शास्त्री। तो ये 3 लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक टीचर के रूप में अपना जीवन शुरू किया और देश में बड़े पदों पर भी गए। तो मैं इनके साथ अगर मुझे डिनर के लिए खाने का अवसर मिला होता, हालांकि मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था उनके ज़माने में, लेकिन आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं। जैसे उन 3 लोगों में एक तो गुजर गए कोविड में, डॉक्टर प्रीतम सिंह जी। मैं उनसे बहुत करीब रहा और उनके साथ डिनर और लंच करने के बड़े अवसर मिले, और उनकी वर्षगांठ हर साल नवंबर 21 को होती है। हम एक कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर प्रीतम सिंह फाउंडेशन, जिसमें मैं भी एक ट्रस्टी हूँ, उसकी ओर से ये कॉन्फ्रेंस हर साल होती है। इस बार भी हो रही है और इसको फोर्स स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आयोजित कर रहा है। तो डॉक्टर प्रीतम सिंह जी के साथ मैं लंच करने का और डिनर में भाग लेने का अवसर सदा ढूंढता रहा, और उन्होंने वो अवसर दिए भी। लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं। सर, आने वाले लीडर्स में आप ऐसी कौन 2-3 खूबियां देखना चाहेंगे ताकि वो बड़े संस्थान को आसानी से चला पाएं? देखिए, एक तो उन्हें इमोशनली तो स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरे, उनको पूरी यूनिवर्सिटी का जो इकोसिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी की जाती है, कैसे प्राप्त की जाती है, क्या हो रहा है। यूनिवर्सिटी 30 एकड़ में है, 50 एकड़ में है, 50,000 स्टूडेंट हैं, और आपको मालूम होना चाहिए कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कर रहा है। आप लोगों के दिमाग में तो नहीं घुस सकते, लेकिन फिर भी उनकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं।
तो जो लीडर हमारे साथ काम करने वाले कई फैकल्टी और प्रोफेसर्स डीन और डायरेक्टर बने हैं, वाइस चांसलर भी बने हैं, वो अगर स्ट्रांग नहीं है इमोशनली, सेंसिटिविटी नहीं है, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते हैं, अपनी भावनाओं को रीड नहीं करते हैं। जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है तो मुझे समझ में आना चाहिए गुस्सा क्यों आ रहा है और उसको मैं कैसे उस कारण को दूर कर सकता हूँ। तो वैसे ही उनको इमोशनली स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरों की भावनाओं को समझना चाहिए, देश और समाज की जो उम्मीदें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होती हैं उनको समझना चाहिए, उनको ऐसे लोगों को शिक्षा के अवसर देने की कोशिश करनी चाहिए जिनके पास साधन नहीं है। तो अगर आप लीडर बने हैं तो सामाजिक परिवर्तन में आपको योगदान देना पड़ेगा। तो ऐसे यंग लीडर्स को मैं ये बात कहूँगा कि वो समाज के बारे में सोचें, विद्यार्थियों के हितों का ध्यान रखें, अपने साथी शिक्षकों के ज़रूरतों को पूरा करें, जो लोग यूनिवर्सिटी बनाते हैं संस्थापकों के, प्रमोटर्स के हितों का भी ध्यान रखें, सबको साथ लेके चलने की कोशिश करें, क्योंकि अल्टीमेटली भारत एक इंक्लूसिव सोसाइटी है। जो लीडर इंक्लूसिव नहीं है, जो सबको समावेशी नहीं है, सबको साथ लेकर नहीं चल सकता, वो कामयाब नहीं हो सकता। सर मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जो लोग हमेशा कुछ ना कुछ हमसे कॉलेजेस के लोग लेकर शिकायत रहती है, तो कॉलेज की कौन सी ऐसी गलतफहमी है मैनेजमेंट एजुकेशन की, जिसको आप गलतफहमी को आप दूर करना चाहेंगे लोगों के बीच से? लोगों की पेरेंट्स की जहाँ तक बात मैं सोचता हूँ कि उनको एक तो ये लगता है कि भाई हमने एडमिशन हमारे बच्चे को मिल गया तो उसको प्लेसमेंट की गारंटी संस्थान को की तरफ से है। अगर वो नई जॉब मिलता है तो वो आके कभी कभी लड़ते झगड़ते हैं और शिकायत करते हैं, अरे प्लेसमेंट नहीं हुआ। और भले वो उस बात पर ध्यान नहीं देते कि उनके बेटे या बेटी ने अपनी पढ़ाई लिखाई और अपनी सेहत पर कितना ध्यान दिया और कितना एक्टिव रहे। तो एक गलतफहमी तो ये है। दूसरे लोग प्राइवेट सेक्टर के यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में ये भी कहते हैं कि वो पैसा कमाने की फैक्ट्री हैं। सभी तो ऐसे नहीं हैं, अच्छे संस्थान भी हैं जो कि विद्यार्थियों और टीचर्स के ऊपर, रिसर्च के ऊपर और संस्थान को चलाने पर ध्यान देते हैं और उनका कोई मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट देखते हैं, प्रमोटर्स, शिक्षक विद्यार्थियों और समाज के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा अपना विचार यही है कि प्राइवेट सेक्टर चैरिटी नाम के लिए तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, लेकिन उनको अपनी संस्थानों को चलाना है और कॉस्ट को ध्यान में रखना है। जो जितनी कॉस्ट एक क्वालिटी एजुकेशन को देने पर आती है, वो कॉस्ट को रियलाइज करना फीस के द्वारा उनका अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट ने उनको रीजनेबल सरप्लस के लिए भी अलाउ किया हुआ है। तो ये तो प्राइवेट सेक्टर से हम ये उम्मीद नहीं करते हैं कि वो कम फीस लें नहीं या कम से कम फीस लें। और क्वालिटी, जब आप किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने जाते हैं तो उसकी कीमत कुछ और होती है, एक एवरेज रेस्टोरेंट में खाते हैं तो उसकी डिनर या लंच की कीमत और होती है, एक ढाबे में सड़क पे चलते चलते कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं उसकी लागत कुछ और होती है। इसी तरीके से क्वालिटी एजुकेशन, एवरेज एजुकेशन और पुअर एजुकेशन, तीनों की जो फीस होगी वो अलग अलग होगी। और प्रॉफिट मोटिव या कैपिटेशन फीस जो इलीगल है उसे मांगना वो तो गलत है, अब अलाउड नहीं है। लेकिन रीजनेबल सरप्लस हर प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशन को और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में ऐसे फंड्स होने चाहिए जो कि आप अपने कैपिटल एक्सपेंशन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। आप सिर्फ अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को ही पूरा कर पा रहे हैं फीस से, तो आप सफल नहीं, अच्छी इंस्टीट्यूशन नहीं। अच्छी इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है कि वो कॉस्ट का ध्यान रखे, एक्सपेंसेस का ध्यान रखे और स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भी फीस से रीजनेबल सरप्लस जरूर क्रिएट करे और उसे भविष्य के लिए संयोजित करके सुरक्षित रखे। सर अगर आपको भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नए सिरे से चेंज करना हो तो सबसे पहले आप क्या चेंज करेंगे? देखिए, ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रश्न आपने रखा है। NEP 2020
को 5 साल हो गए हैं। उसमें बहुत डॉक्टर कस्तूरी रंगन कमेटी ने दुनिया के विकसित देशों की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उनको सुझाया भारत में लागू करने के लिए। भारत सरकार को, सरकार ने ज़्यादातर उनकी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और वो एक काम जारी है। मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ उससे पूरी तरीके से, क्योंकि वो जितनी 5 साल में जो उसकी उपलब्धियां होनी चाहिए थी उससे काफ़ी कम है। लेकिन हमारे देश में कोई भी बड़ा परिवर्तन एकदम से नहीं होता है, उसमें समय लगता है। 1986 में जो पिछली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो भी 1992 से लागू हो पाई, 6 साल डिले हुई। इस बार भी ये कुछ रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, जैसे कि 4 वर्षीय यूजी पाठ्यक्रम लागू हुआ है बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी। लेकिन एक जो पर्सपेक्टिव उन्होंने दिया है ये भी सच है कि सारी रिकमेंडेशंस एकदम से लागू नहीं होनी थी। कुछ को लागू करना था 2030 तक, कुछ को लागू करना है 2035 तक। तो मैं चाहता हूं कि ब्रिटिश काल में जो एक हमने ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली का अनुगमन करते हुए एफिलिएशन सिस्टम अपनाया हायर एजुकेशन में, जिसमें यूनिवर्सिटी होती है और उससे एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण है भारत की उच्च शिक्षा की दुर्गति का। वहाँ पढ़ाई लिखाई नाम के लिए होती नहीं है, परीक्षाएं फेक होती हैं, पेपर लीक होते हैं, क्वालिटी खराब होती है। उसका कारण है एफिलिएशन सिस्टम। यूनिवर्सिटियाँ इतनी बड़ी बन गई हैं, इतने एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं कि वो मैनेजेबल नहीं है। तो हमें एक काम तो करना चाहिए कि एफिलिएशन सिस्टम को तुरंत ख़त्म करना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ कागज़ पे ख़त्म नहीं होगा। उसको अगर हमें ख़त्म करना है तो शिक्षा पर हमें खर्च करना होगा। जो अभी हमारे देश की जीडीपी का अभी सिर्फ 3% हम शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं, और वो नर्सरी से लेकर और पीएचडी तक की शिक्षा पर 3% खर्च हो रहा है। जबकि कोठारी कमीशन ने 1968 में, उसके बाद में दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 में जो जारी हुई, 92 से लागू हुई, फिर ये शिक्षा नीति, इन तीनों में ये कहा गया कि राष्ट्रीय सकल आय का 6% खर्च होना चाहिए शिक्षा के ऊपर। तो विश्व में जितने भी विकसित देश हैं वो 4%, 5%, 6% खर्च करते हैं। हमारे पास व्यक्तिगत संसाधनों की कमी है। सरकारी स्कूल कॉलेजों की, सरकारी यूनिवर्सिटियों की, सेंट्रल यूनिवर्सिटियां तो के पास में संसाधन अच्छे हैं, आईआईटी आईएम्स के पास संसाधन अच्छे हैं, लेकिन राज्य की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें मैं समझता हूं कि संसाधनों की बहुत कमी है और वो बहुत ख़राब स्थिति में हैं, क्योंकि उनकी फंडिंग नहीं है। वैसे ही सरकारी जो स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल तो अच्छे चलते हैं, लेकिन बाकी सरकारी जो राज्य सरकारों के द्वारा संचालित होते हैं उसकी भी हालत ठीक नहीं है। कहीं पर बहुत बुरी हालत है, कहीं ठीक ठाक है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक हम अपने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य पर सरकार बजट का ज़्यादा खर्च नहीं करेगी, कम से कम 15 से 25% तक कई देशों में खर्च होता है शिक्षा और स्वास्थ्य पर। शिक्षा और स्वास्थ्य जब तक देश में स्ट्रॉन्ग रोबस्ट सिस्टम नहीं बनेंगे, अच्छी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, हमारा देश एक विकसित राष्ट्र आसानी से नहीं बन पाए। सर, एज ए लीडर्स के रूप में उस समय जब आपने पहले अगर कोई आपने डिसीजन लिया, लेकिन उस समय आपको रिस्क लग रहा था, लेकिन बाद में चलकर आपको लगा कि इससे मुझे बहुत ज़्यादा गेन हुआ, कुछ ऐसा हाँ, ये हमने जब बिमटेक में पदभार संभाला तो वो दिल्ली में संचालित होता था। छोटी सी जगह थी, कुछ क्लासरूम्स थे और कैंपस बहुत छोटा था। एक स्कूल बिरला विद्या निकेतन के कैंपस में एक छोटी सी बिल्डिंग में एक फ्लोर पर वो चलता था, और हमने इस शर्त पर ज्वाइन किया कि इसको रेजिडेंशियल कैंपस बनाया जाए।
ज्वाइन करने के बाद में मालूम पड़ा कि दिल्ली में लैंड मैनेजमेंट नहीं ले पा रहा। लैंड डीडीए देती थी और डीडीए में करप्शन था, और लैंड वहाँ दिल्ली में उपलब्ध नहीं हो रही थी। तो हमने सोचा क्या किया जाए, तो हमने कहा दिल्ली से बाहर निकलते हैं, और ग्रेटर नोएडा में हमने आइडेंटिफाई किया कि वहाँ लैंड सरकार ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिल सकती है, और वो हमने संपर्क किया, हमने अप्लाई किया, वो लैंड हमको अलॉट हो गई। लेकिन हमको बहुत से लोगों ने कहा दिल्ली छोड़कर आप ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, सुनसान जगह है, उत्तर प्रदेश है, क्योंकि सन 2001 की बात थी। 2001 में ग्रेटर नोएडा बहुत ही अविकसित शहर था। सड़क दिल्ली से वहाँ तक पहुँचने की सड़कें भी अच्छी नहीं थी, और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी आज जैसी है वैसी नहीं थी। तो लोगों ने चेतावनी दी कि भाई आप दिल्ली से संस्थान को उठा के एक बीहड़ जगह पर ले जा रहे हैं, आपको दिक्कत आएगी। दिक्कतें तो आई, लेकिन हमने उनका सामना किया और संस्थान को आगे बढ़ाते चले गए, और दिक्कतें धीरे धीरे कम हो गई। लोग पहले हमको डराते थे, फिर वो बाद में हमसे खुद डरना शुरू हो गए, और इस तरीके से हमने अपना डिसीजन, जिससे हमको लग रहा था कि कुछ जोखिम आएगी, प्रॉब्लम आएगी। सर लगभग आपने शिक्षा को लगभग 47, बिजनेस एजुकेशन की बात करूं तो आपने लगभग 47 साल आपने इसमें बिताए। आज भी ऐसी कौन सी जिज्ञासा है जो आपको इतना यंग और डायनेमिक बनाकर रखा हुआ है? यंग और डायनेमिक विचारों से होना चाहिए, और विचारों से अगर आप सोचें जीवन का कोई उद्देश्य है, if you have any purpose in life to serve the society, to serve the young generation, to serve the nation and humanity, then you can manage and you can discipline yourself, your health, your diet, your routine, everything can be disciplined. I live in a disciplined mode. Everything is well disciplined. My sleep, food, my rest, my work, everything is disciplined. कोई जिज्ञासा सर कुछ ऐसी है अभी भी जो? नहीं, जिज्ञासा देखिए जीवन में बहुत कुछ, बहुत छोटी जगह से और बहुत छोटे परिवार से हिंदी माध्यम से पढ़ के, और हम राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को स्थापित कर पाए, सम्मान मिला और मान्यता मिली, और एक कंफर्टेबल लाइफ मिली, और राजधानी में रहने का, एनसीआर में रहने का अवसर मिला। आप जैसे मित्रों से मुलाकातें हुई, और दिल्ली में तो चूँकि राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी है, बड़े बड़े विचारकों, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, बड़े बड़े पॉलिसी मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सबसे मिलने के अवसर मिले। और ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जिसको हमने सामने से नहीं देखा। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, मिनिस्टर्स, मुख्यमंत्री, सब कुछ देखा। 25 से ज़्यादा देशों में जाके कॉन्फ्रेंसेस को संबोधित किया। तो अब सिर्फ यही रह गया है कि भाई हम जो हमारे देश के गरीब परिवारों के, बहुत गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और जो मलिन बस्तियों में रहते हैं, जिनके पास में खाने पीने रहने के अच्छे साधन नहीं हैं, उनको जिन संस्थाओं में हम काम करते हैं उनके माध्यम से कुछ उनकी मदद की जाए, वो हम कर रहे हैं। पहले बिमटेक में बिमटेक फाउंडेशन और रंगनाथन सोसाइटी फॉर सोशल वेलफेयर एंड लाइब्रेरी डेवलपमेंट, ये 2 संस्थाएं हमने स्थापित की। डॉक्टर प्रीतम सिंह फाउंडेशन स्थापित किया। कुछ और संस्थाओं से भी मैं जुड़ा हूँ। तो हम निर्धन, गरीब, बेसहारा, अनाथ बच्चों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रोजेक्ट चला रहे हैं। IILM के संस्थापक श्री अनिल राय और श्रीमती मालविका राय, दोनों ने ये काम हमको सौंपा है कि 5 जो संस्थान हैं 5 शहरों में, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, लखनऊ और जयपुर में, उन सभी में जॉय ऑफ गिविंग के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है 6 महीने पहले। उस प्रोग्राम के माध्यम से हम किसी न किसी बस्ती को अडॉप्ट करते हैं, और उस बस्ती में लगातार जाकर उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए जागरूक बनाते हैं। जो कुछ मदद बन पड़ती है वो मदद भी करते हैं। तो ये काम जारी है। हमको
आज मौका मिला, लोगों ने हमको हेल्प की, हम खड़े हो गए, अपने पैरों पर बड़े हो गए। और अब हमारी ज़िंदगी का मिशन ये है कि हर आदमी को एक ही मैसेज दें, सिर्फ अपने लिए जीना है जीना। सर ये तो रहा सारा बिजनेस एजुकेशन फील्ड का आपका पूरा कैरियर रहा। चतुर्वेदी सर को इन सब के अलावा कोई अगर इतने सालों में कोई हिडन टैलेंट जो आपने छिपा कर रखा हो, आज तक कोई नहीं जानता हो और आप लोगों को बताना चाहे, कुछ भी हो सर, XYZ जो भी आपका रहा कि अभी तक आपने लोगों के साथ शेयर ना किया हो और हम लोगों के साथ देखो, कोई चीज़ छुपाई नहीं मैंने, और कोई हिडन टैलेंट शौक तो हर चीज़ का है। साहित्य, कला, संस्कृति, नाटक, संगीत, फिल्म, पढ़ना, सब कुछ, घूमना, मिलना, रिलेशनशिप, सब कुछ शौक है। लेकिन कोई चीज़ छुपाई नहीं है। और मुझे कला, साहित्य, संस्कृति में बहुत दिलचस्पी है। नाटकों के लिए और पुस्तकालयों के लिए बहुत कुछ किया है मैंने। और संगीत में बहुत रुचि है, क्लासिकल म्यूजिक में, बॉलीवुड म्यूजिक में, और भारतीय भाषाओं के साहित्य में। तो मेरी इच्छा यही है कि मुझे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को मिलती रहें, और उसकी व्यवस्था मैंने की है। मेरे घर में आप आएँ तो एक कमरा पूरा लाइब्रेरी बना हुआ है, जिसमें 2000 किताबें मेरा पर्सनल कलेक्शन है। और लगातार मैं किताबें खरीदता हूँ। मित्रों को गिफ्ट में भी मैं किताबें ही देता हूँ, और कुछ नहीं। कोई आपका कविता हो, कोई संगीत हो, या कुछ भी वैसी नाटक जो 2-4 लाइन हमारे लोगों को, जो हमारे दर्शक है, चाहे जो यंग जनरेशन या स्टूडेंट्स है, जिनके साथ आप शेयर करना चाहे, 4 पंक्तियां कुछ अगर। देखिए, मैं बॉलीवुड के बहुत से पुराने 60 और 70 के दशक के जो गाने हैं, जो शाहिद लुधियानवी, राजेंद्र कृष्ण, हसरत जयपुरी, सबसे ज़्यादा हमको शाहिद लुधियानवी और कवि शैलेंद्र के गानों ने प्रभावित किया हो। तो 4 लाइन अगर सर अगर तो गुनगुना दें सर। उनका एक जो बहुत लोकप्रिय गाना है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का गम मिल सके तो ले उधार, जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। ये शैलेंद्र की पंक्ति है। थैंक यू सो मच सर। आप आज भी इतना बिजी रहते हैं कॉलेज में, और आप भी आज बिजी थे अभी भी, आपने उसमें से टाइम निकाल कर हम लोगों को देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सर सो मच। थैंक यू।